आज हम लोग त्रिभुज के अनेक गुण यानी 56 गुण हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके सारे गुणों को पढ़ करके और उस में किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और टोटल जितना भी त्रिभुज का गुणधर्म होता है सारे गुणधर्म को लगभग पढ़ेंगे। एक वीडियो में इतना सारा गुणधर्म है आप शायद पहली बार पढ़ते होंगे। 56 प्रकार का गुण बताएंगे आज आपको हम इस वीडियो में, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आपको एक एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सारे गुणों को बताएंगे त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले यह जो त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज जो है सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। इस त्रिभुज में देखिए ABC अगर नाम दे देते हैं तो इस त्रिभुज में कहता शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं और शीर्ष क्या क्या होते हैं। इस त्रिभुज में ये शीर्ष है, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, ये हो गया। यानी शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। कोण कितने होते हैं तो हम लोग जानते हैं कोण 3 होते हैं। इसके बाद भुजा कितने होते हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं भुजा 3 होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा आगे का जितना भी प्रॉपर्टीज है सारा इसी पर डिपेंड करेगा। देखिए एक त्रिभुज में कोण जो होता है 3 होता है। तीनों कोण देखेंगे हम किस प्रकार का कोण होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज को डिवाइड किया गया है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को कोण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, भुजा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका तीनों कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है, यानी 90 से कम होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वह समकोण होता है। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण होता है उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और भुजा के अनुसार 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर होता है और विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। ये सब सारा इसका त्रिभुज का टाइप्स होता है। हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एक त्रिभुज में जो होता है वो तीनों कोण, पहले तीनों कोणों की बात करते हैं। ये तीनों कोणों को आप मापिए, ये तीनों कोणों को मापिए। कोण A को मापिए, देखिए कोण A को मापिए, कोण B को मापिए और कोण C को मापिए। ये तीनों कोणों को मापिए और तीनों कोणों को माप करके आप जोड़ दीजिए, आपको देखिएगा 180 आएगा। तीनों कोणों को जोड़ करके और आप देखिए 180 डिग्री आएगा ही। 180 से अगर छोटा आ गया, 180 से बड़ा आ गया, समझ लीजिए उस कोण से त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन दे सकता है इनमें से कौन किसी त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, और ऑप्शन आपको दे देगा। किसी में 3 गो कोण दे देगा, आज सबको जोड़ेंगे ना तो 180 से कम आएगा, किसी में 180 से बेसी आएगा, किसी में 180 आएगा। तो जिसमें 180 आएगा ऑप्शन वही आपका सही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और वह 180 से कम भी नहीं और अधिक भी नहीं होता है। कभी कभी क्या करता है त्रिभुज आपका दे देता है और देने के बाद 2 गो कोण दे देगा आपको कि ये 70 है, ये 80 है, या x दे देता है कि x का मान कितना होगा। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो फिर इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, x का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 और 80 कितना हो गया 150, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये आराम से 30 डिग्री निकाल सकते हैं हम, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करता है एक ही त्रिभुज में तीनों कोणों का अनुपात दे देता है, तीनों कोणों का अनुपात। जैसे कि कोई सवाल देगा और कहेगा कि तीनों कोणों का जो अनुपात है, तीनों कोणों का अनुपात जो है वो दे देगा आपका 2:3:4 में। 2:3:4 है तो बताइए वो तीनों कोण कितना कितना होगा। या फिर पूछेगा कि बताइए उनमें से सबसे बड़ा कोण कितना होगा, या उनमें से सबसे छोटा कोण कितना होगा। ये सब सारा सवाल पूछा जाता है। तो पहले हम तीनों कोणों को निकालने का हम तरीका समझ लेते हैं।
ये तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आता है। योग जो होता है, योग जो आता है वो 180 आता है। अब देखिए, अगर हमें निकालना है ये कोण, पहला कोण निकालना है, बहुत सिंपल रूल है। आप तीनों को प्लस कीजिए, तीनों को प्लस कीजिए, कितना होगा? तो 9 होने वाला है। तीनों को प्लस कर दीजिए, 9 होगा। पहला कोण निकालना है, फर्स्ट एंगल निकालना है आपका, तो क्या होगा? देखिए 180, 180 का 2/9, 180 का 2/9 हो गया पहला कोण। 180 का 2/9 यानी क्या हो गया? 180 गुना 2/9 कट गया, कितना आ गया? 40। इसी प्रकार से सेकेंड एंगल निकालेंगे तो 180 का कितना हो जाएगा? 3/9 कट जाएगा, कितना हो गया? 60। इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 180 का 4/9 कितना हो जाएगा? 80। नहीं हो गया? देखिए तीनों को निकल गया आराम से। तो इस तरीक़ा से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो तीनों कोण अनुपात में अगर दिया हुआ रहेगा तो इस प्रकार से हम तीनों कोण को निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसको अगर इस प्रकार नहीं निकालेंगे तो इसको निकालने का और भी तरीका है। जैसे कि हम तीनों कोण को मान लेंगे, इसको 2x, 3x और 4x माना कि तीनों कोण 2x, 3x और 4x है। अब तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 होगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो वो x का मान फिर रख देंगे उसमें, तो हमारा फिर मान आ जाएगा, तीनों कोण आ जाएगा। यहाँ पर पूछेगा कि सबसे बड़ा कोण क्या है? सबसे बड़ा कोण तो ये हो जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा? 80। छोटा कितना हो जाएगा? 2 का कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार छोटा और बड़ा कोण भी हम बता सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या करता है, त्रिभुज इस तरह दिया हुआ है, त्रिभुज में क्या कर देगा, यहाँ पर बोलेगा ये 2x है, ये पर 6x है, ये ओनली x है। तो बताइए कि तीनों कोण कितना है, या फिर ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना, कोई भी कोण पूछ सकता है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों कोणों का योग 180 होता है, सबको जोड़ देंगे, बराबर 180 कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा आप यहाँ बैठा देंगे, हल कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपका हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब भुजाओं का बात अगर करेंगे तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग फिक्स नहीं है। तीनों भुजाओं का योग फिक्स नहीं, क्योंकि त्रिभुज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो भुजा लंबा होगा, भुजा छोटा होगा, उससे डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ बातें फिक्स है, कुछ बातें फिक्स है। क्या बातें फिक्स है मैं बताता हूँ आपको। दो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये बात फिक्स है कि जब ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। जब ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। जब ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। हम लोग सबसे पहला गुण देखें, पहला गुण देखें, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए दूसरा देख रहे हैं हम लोग, कोणों का योग देख लिया, हम भुजाओं का योग देखने वाले हैं। दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे कि कोई त्रिभुज दे दिए हम यहाँ, अगर पूछेंगे कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 6 सेंटीमीटर, बोलेंगे तीसरा भुजा कितना होगा, तो निश्चित है कि 5 और 6 कितना होता है 11। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी इससे दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा। 6 और 5 जो है 11 हुआ, 11 जो होगा इससे बड़ा होगा, यानी तीसरा भुजा जो होगा वो 11 से छोटा होगा, 11 से छोटा होगा। तो 11 से छोटा होगा तो क्या 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं,
इसका भी एक लिमिट है। छोटा भी होगा तो कितना छोटा होगा भाई, इसका भी लिमिट है। हम बहुत छोटा नहीं कर सकते उसको। तो कितना होगा, छोटा होगा भी तो कितना होगा, दोनों भुजाओं के योग से ये छोटा होगा, लेकिन होगा तो कितना छोटा होगा। इसके लिए तीसरा रूल देखिए, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से छोटा होगा। देखिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, लेकिन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो इससे छोटा होगा। यानी अगर तीसरा भुजा निकालना है हमें, अगर हमें ये x मान लेते हैं, ये अगर x मान लेंगे तो ये x का जो मान होगा वो कितने कितने के बीच होंगे। तो हमने क्या कहा, दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा उससे छोटा होगा, लेकिन दोनों को माइनस कर देंगे जितना होगा उससे वो बड़ा होगा। यानी दोनों को क्या कर दीजिए, एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1, 6 - 5 तो 1, और एक बार जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 5 11। यानी ये जो x का मान होगा, तीसरी भुजा जो होगा, तीसरी भुजा जो होगा वह 1 से 1 और 11 के बीच, 1 और 11 के बीच ये होगा इसका मान, 1 और 11 के बीच। 1 और 11 के बीच मतलब क्या, इसका मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 7 8 9 10, इतना में से कोई भी मान हो सकता है। इतना में कोई भी मान हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 और 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 से 11 नहीं हो सकता है, और फिर 2 से 1 नहीं हो सकता है। तो वही बात है कि जब दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा अगर निकालने के लिए कह दिया जाए कि तीसरा भुजा कितना होगा, तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार माइनस कर देंगे, दोनों को एक बार प्लस कर देंगे, जितना आएगा समझना है कि उसी के बीच में ही वो मान होगा, न उससे बड़ा होगा न इससे छोटा होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तीसरा नियम हो गया। और अगला गुण, अब इस प्रकार से कोई भी सवाल देगा तो हम आराम से हल कर सकते हैं। तीसरा भुजा निकालने बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं। और गुण देखते हैं। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर किसी भुजा को बढ़ा दिए, देखिए अगर किसी भुजा को बढ़ा दिए तो यह जो कोण बना इसको बोलते हैं बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये जो बाह्य कोण होता है ना, यह अंदर वाला दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण, देखिए अगला रूल, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण दो अंतः अभिमुख, दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। चलिए, ये हो गया आपका चौथा गुण त्रिभुज का। त्रिभुज का चौथा गुण क्या होता है, एक बाह्य कोण जो होगा वह दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। यह बाह्य कोण ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं आगे इस तरह से, तो यह जो होगा वह ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और अगर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो होगा वह ये और ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से तीनों भुजा को हमने बढ़ाया और देखिए तीन बाह्य कोण बना, तीन बाह्य कोण बना। अब अगर ये पूछा जाए कि तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, आप क्या कहेंगे? एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ गुण नंबर 5, तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बात यहाँ एक और आता है,
कहेगा त्रिभुज के कितने बाह्यकोण होते हैं, त्रिभुज के कुल कितने बाह्यकोण हो सकते हैं, तो त्रिभुज के कुल 6 बाह्यकोण हो सकते हैं। क्यों, देखिए इस भुजा को एक तरफ बढ़ाएं तो एक बना, इस भुजा को अगर हम इधर भी बढ़ा देते हैं, इधर भी अगर बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ भी बन जाता, इसको हम इधर बढ़ा देते हैं तो यहाँ बन जाता, इसको इधर बढ़ा देते हैं यहाँ बन जाता। तो इस तरह से हमारा 6 बाह्यकोण बना, एक त्रिभुज में 6 बाह्यकोण, चतुर्भुज में बोलेगा तो 8 बाह्यकोण, पंचभुज में 10 बाह्यकोण, इस तरह से बनेगा। तो कुल बाह्यकोण कितने होंगे, कुल बाह्यकोण जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, कुल बाह्यकोण 6 हो जाएगा। बाह्यकोणों की संख्या हम लोग अगला गुण देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है, अगर ये और ये भुजा बराबर है, देखिए अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, 2 भुजा बराबर है, तो 2 भुजा अगर बराबर रहेगा तो इसमें बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण है वो बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। ये ध्यान रखने वाला बात है, क्या, बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, ये समझने वाला बात है कि अगर ये भुजा दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये हो गया आपका, इसके सामने वाला कोण आपका ये हो गया, यानी कोण ए और कोण बी जो होगा वो बराबर होगा, निश्चित बराबर होगा। अगर इसका तीनों भुजा बराबर है, इसका तीनों कोण बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा। अब देखिए जब ये हम बोल दिए कि दोनों भुजा अगर बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, तब तो इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, बराबर कोण के सम्मुख या सामने वाला सम्मुख जो भुजा होगा वो भी बराबर होगा, वो भी बराबर होगा। बराबर कोण है तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो भी बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये दोनों फिर बराबर होगा, ये भी इसका गुण है। अब देखिए जब बराबर का बात हो गया, अगर हम कहेंगे कि ये जो भुजा है ये बड़ा है और ये जो भुजा है वो छोटा है, मान लीजिए दोनों भुजा का कंपेयर कर रहे हैं हम, अगर ये भुजा बड़ा है ये भुजा छोटा है तो एंगल का क्या होगा, इसका जो सम्मुख एंगल है ये, इसका सम्मुख एंगल है ये, तो इसका क्या होगा। तो आप ये कहिए कि इस बड़ा भुजा जो है, बड़ा भुजा जब दोनों भुजा बराबर रहता था तो कोण बराबर होता था, तो भुजा बड़ा तो कोण भी बड़ा होगा, बड़ा भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा और छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। यानी अगर इनका सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण ये हो गया, अगर दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो ये बड़ा भुजा है इसलिए ये बड़ा कोण होगा और ये छोटा भुजा है इसलिए छोटा कोण होगा, ये छोटा कोण होगा। निश्चित तौर पर ऐसा होगा, छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा, अब बड़ा भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। ये वाला बात ध्यान देने वाला है, बड़ा भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। आगे समान भुजा रहता है तो समान होता है, बड़ा भुजा के सामने वाला कोण बड़ा, हाँ तो भुजा देखिए यहाँ क्या बोले कि भुजा बड़ा है तो कोण बड़ा हो गया, कोण बड़ा हो गया, छोटा भुजा तो छोटा कोण हो गया। इसको उल्टा बोल सकते हैं हम, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो उल्टा कैसे बोलेंगे
कि बड़ा भुजा के सम्मुख बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बराबर होगा, छोटा कोण के सम्मुख भुजा छोटा होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ इस त्रिभुज के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। आज इस त्रिभुज को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। A to Z जितना भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं गुण, सब हम लोग देखेंगे, सब पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा, इसमें पूछ देगा कि एंगल A जो है वह बड़ा है एंगल B से, बड़ा है, तो दे देगा, ऑप्शन में देगा क्या, भुजा सब देगा, ये भुजा छोटा है, वो भुजा बड़ा है, ये भुजा छोटा है, ये भुजा बड़ा है, इस तरह 4 ऑप्शन दे देगा आपको। आप आंसर किस में टिक मारिएगा। तो आपको ध्यान देना है ए के सामने वाला भुजा क्या है, BC, तो यहाँ लिखेंगे आप BC और चिन्ह वही रहेगा। बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, AC, तो ये जो रहेगा यही आपका आंसर होगा। ए के सम्मुख भुजा क्या है, तो हो जाएगा आपका BC, और B का सम्मुख भुजा क्या होगा, AC, बस यही होगा। BC जो होगा वो बड़ा होगा AC से, यही आपका सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम लोग एक एक करके सारे गुणों को पढ़ रहे हैं त्रिभुज के। हम अगला गुण देखते हैं। एक त्रिभुज जो होता है, इस त्रिभुज में पूछता है विकर्ण कितने होते हैं। कभी कभी चतुर्भुज का विकर्ण पूछता है कि कितना होता है, पंचभुज का विकर्ण कितना होता है, षटभुज का विकर्ण कितना होता है। अगर पूछ दे कि त्रिभुज का विकर्ण कितना होता है, क्या बोलेंगे। त्रिभुज का अगर विकर्ण पूछ दे, इसका जो विकर्ण होता है वो होता ही नहीं है, विकर्ण बराबर 0, इसका विकर्ण नहीं होता है, विकर्ण बराबर 0। देखिए, इसमें शीर्षलंब, अगर इसमें शीर्षलंब पूछा जाए, शीर्षलंब कितने होंगे, शीर्षलंब क्या होंगे इसका। देखिए, शीर्षलंब क्या होता है। शीर्षलंब, पहले शीर्ष समझते हैं हम लोग, शीर्ष, तब लंब समझेंगे। तो शीर्ष जो है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। अब शीर्ष से लंब, यहाँ से हम लंब डालेंगे, तो यहाँ से जो लंब डालेंगे वो सामने वाला भुजा पर जो लंब होगा, शीर्ष से सामने वाला भुजा पर जो लंब डालाएगा वही कहलाएगा शीर्ष लंब। देखिए, यह शीर्ष है, ये शीर्ष है, यहाँ से जो हम लंब डालेंगे ये 90 डिग्री लंब डालेंगे, 90 डिग्री जो बनेगा ये कहलाएगा आपका शीर्ष लंब, ये कहलाएगा आपका शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब देखिए, शीर्षलंब जो होता है, एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब 3 होता है। क्यों, देखिए, शीर्षलंब हम यहाँ से भी खींच सकते हैं 90 डिग्री, शीर्षलंब हम यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से 3 शीर्षलंब बनेगा, 3 शीर्षलंब बनेगा, 3 गो शीर्षलंब बनेगा एक त्रिभुज में। अब देखिए, तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर कट रहा है, तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर कट रहा है। आप ध्यान दीजिए, तीनों शीर्षलंब जो है वो एक बिंदु पर कट रहा है। इस बिंदु का तो कुछ नाम होना चाहिए, इस बिंदु का कुछ नाम होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले समझेंगे शीर्षलंब किसे कहते हैं। तो शीर्षलंब किसे कहते हैं, तो सामने वाला क्या होगा, शीर्षलंब जो होगा वो सामने वाला भुजा पर लंब होगा। ध्यान देना ही कि एक शीर्ष से सामने वाला भुजा पर जो लंब होगा वही उसका शीर्षलंब होगा। अब एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, तीनों शीर्षलंब का जो उभयनिष्ठ, ये कहलाता है लंब केंद्रक, लंब केंद्रक, लंब केंद्रक, लंब केंद्रक। क्या बोलेंगे, शीर्षलंब, शीर्षलंबों के क्या, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, शीर्षलंबों के उभयनिष्ठ बिंदु। तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर
कटता है या तीनों शीर्षलंबों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको बोलते हैं हम लोग लंब केंद्रक। लंब केंद्रक, जो लंब डाले वो तीनों लंब का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको बोलते हैं लंब केंद्रक। चलिए लंब केंद्रक हो गया, तो लंब केंद्रक भी हो गया है। अब देखिए आगे, और एक शीर्षलंब का बात हो गया। अब बात करेंगे हम लोग माध्यिका का। माध्यिका का बात करने के पहले शीर्षलंब पर एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे इस प्रकार का एक न्यून कोण त्रिभुज जो था उसमें शीर्षलंब जो था वह अंदर में है। शीर्षलंब जो है वह वृत्त के त्रिभुज के अंदर है। देखिए ये जो है किसी भी शीर्ष को लेते हैं, ये त्रिभुज है, इस शीर्ष को लिए हम जो लंब डाले शीर्षलंब, देखिए त्रिभुज के अंदर है। लेकिन क्या कोई ऐसा कंडीशन भी है जो शीर्षलंब जो होगा वह त्रिभुज के बीच में नहीं होगा? हाँ, वैसा भी कंडीशन है जो त्रिभुज के बीच में नहीं होगा। कहाँ होगा भाई? बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज पर भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किए हम। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाए, ये 90 डिग्री है। अब आपको कहेगा कि यहाँ से इस शीर्ष से हमको शीर्षलंब डालिए। शीर्षलंब बताइए कौन सा होगा? शीर्ष, इस शीर्ष से ए बी सी, आपको यहाँ से बताना है शीर्षलंब कौन सा है। तो आप उस समय क्या कहेंगे? शीर्षलंब तो ए बी ही है, शीर्षलंब ए बी ही है, इसका शीर्षलंब दूसरा नहीं होगा, ए बी ही है। आप निश्चित तौर पर ए बी कहेंगे। आप यहाँ से बोलेंगे फिर भी ए बी बी सी बोलेंगे। हाँ, अगर यहाँ से आप कहेंगे तो फिर आप यहाँ से इधर लंब डालेंगे। तो इस त्रिभुज में आप निश्चित कह सकते हैं कि शीर्षलंब जो होगा वह त्रिभुज पर ही होगा, बाहर भी नहीं होगा, भीतर भी नहीं होगा। अगर यहाँ से करेंगे तो वहाँ हो सकता है। और अगर आप एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं, अगर आप अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं और यदि कहते हैं कि ये आपको आधार मान लिया जाए, तो आपका लंब क्या होगा? आपका शीर्षलंब कौन सा होगा? तो शीर्षलंब जो होगा इसमें देखिए, आप यहाँ से खींचेंगे शीर्षलंब, तो शीर्षलंब जो होगा वो सीधे आपका नीचे आएगा और इसको फिर इधर से मिलाना होगा। देखिए ये हो गया आपका शीर्षलंब। तो त्रिभुज के बाहर भी शीर्षलंब हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी शीर्षलंब हो सकता है, त्रिभुज पर भी हो सकता है और त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है। तो शीर्षलंब जो है, शीर्षलंब कहाँ कहाँ हो सकता है? शीर्षलंब अंदर भी हो सकता है, अंदर बाहर या त्रिभुज पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस याद रखना है कि 90 डिग्री पर आपको गिराना है, 90 डिग्री पर, जहाँ जाएगा जाने दीजिए, बस 90 डिग्री पर आपको गिरा देना है, शीर्ष से 90 डिग्री पर गिरा देना है। वो जहाँ जाएगा जाने दीजिए, चाहे वो त्रिभुज के बाहर जाए, त्रिभुज पर ही रहे या त्रिभुज के अंदर जाए, वो देखना है। अगर लंब केंद्रक का बात किया जाए तो लंब केंद्रक कहाँ हो सकता है? लंब केंद्रक कहाँ होगा? अगर लंब केंद्रक का बात किया जाए तो ये कहाँ होगा? मतलब त्रिभुज जो है त्रिभुज के भीतर ही हमेशा होगा। देखिए इसमें जो बनाए त्रिभुज के अंदर बनाए, अभ्यंतर में है। क्या त्रिभुज के अभ्यंतर में ही हमेशा होता है लंब केंद्रक, या बाहर भी होता है, या फिर त्रिभुज पर भी होता है? अगर त्रिभुज पर होता है तो फिर कहाँ होता है? अगर न्यून कोण त्रिभुज है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्रक है, न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्रक है वो अभ्यंतर में होगा, अभ्यंतर में होगा। इसके बाद आपका जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और एक आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये 3 प्रकार का त्रिभुज में तीनों जगह अलग अलग जगह है। ये जो होगा समकोण त्रिभुज में, समकोण के शीर्ष पर होगा,
समकोण के शीर्ष पर, और अधिक कोण में क्या होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, त्रिभुज के बाहर। ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें अगर आपका शीर्षलंब खींचा जाए, इसमें आपका शीर्षलंब खींचा जाए तो तीनों शीर्षलंब का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो यहाँ होगा। कहाँ होगा, समकोण के शीर्ष पर, ये समकोण के शीर्ष पर होगा। और यदि अधिक कोण खींचा जाए, अधिक कोण त्रिभुज ये अगर खींचा जाए और इसमें अगर हम लंब केंद्रक अगर हम ढूंढेंगे तो लंब केंद्रक आपको अभ्यंतर में नहीं मिलने वाला है, बाहर मिलेगा। देखिए यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। जब इसका खींचेंगे हम, इसका लंब खींचेंगे, शीर्षलंब खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और इसका इधर जाएगा, तो इस तरह से आएगा, इधर मिल जाएगा। तो मतलब त्रिभुज के बाहर होगा। तो याद रखने वाला है, न्यून कोण में अभ्यंतर में होगा, लंब केंद्रक जो है त्रिभुज न्यून कोण में अभ्यंतर में होगा, समकोण में कहाँ होगा, समकोण के शीर्ष पर होगा, और अधिक कोण में कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। ये याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया मेरा बात शीर्षलंब का। शीर्षलंब के बाद हम बात करेंगे माध्यिका का। उससे पहले एक बात और, शीर्षलंब जो है, क्या तीनों शीर्षलंब, एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, क्या तीनों शीर्षलंब बराबर होता है? क्या तीनों शीर्षलंब बराबर होता है? कहेंगे नहीं। कहेंगे हाँ, नहीं नहीं 2 बराबर होता है। अरे भाई 2 भी बराबर होता है, कभी कभी, कभी कभी तीनों बराबर होता है, कभी कभी एक भी बराबर नहीं होता है। अगर वह समबाहु त्रिभुज है तो तीनों शीर्षलंब बराबर होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों शीर्षलंब बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 बराबर, तीनों बराबर, तीनों बराबर होगा। इसके बाद अगर समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बराबर, 2 शीर्षलंब बराबर होगा। और आप अगर ले लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा, कोई बराबर नहीं होगा, कोई बराबर नहीं, एक भी शीर्षलंब बराबर नहीं होगा। जिस तरह त्रिभुज रहेगा उसी प्रकार का शीर्षलंब भी होगा। अब हम लोग समझते हैं माध्यिका को। माध्यिका किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी त्रिभुज है, जिस तरह हम लोग शीर्षलंब समझे, कभी कभी शीर्षलंब और माध्यिका में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से 90 डिग्री पर सामने वाला भुजा से मिलता है। ये शीर्ष है, यहाँ से जब 90 डिग्री के कोण बनाते हैं यहाँ पर, तो वो शीर्षलंब कहलाते हैं। लेकिन माध्यिका में ये बात नहीं होता है। माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका जो होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को इस तरह से मिलाते हैं। तो सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये कहलाते हैं माध्यिका। इसको कहते हैं हम लोग, मान लो डी ने दिया, इसको कहते हैं माध्यिका, इसको माध्यिका नाम देते हैं, माध्यिका, माध्यिका। तो माध्यिका क्या करता है, एक माध्यिका का काम है कि सामने वाले भुजा को 2 भाग में बांट देता है। माध्यिका भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है या समद्विभाजित करता है। फिर यही माध्यिका और क्या काम करता है, माध्यिका जो है वह त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले, 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बांटता है, त्रिभुज में बांटता है। देखिए, ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका क्या करता है, ये जो त्रिभुज है ABC, इसको 2 भाग में बांट दिया। और जब 2 भाग में बांट दिया, ये दोनों का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जरा सा भी कम और बेसी नहीं होने वाला है, एकदम बराबर होगा दोनों का क्षेत्रफल। ABD और ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है।
चलिए अब कहेंगे एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं, एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं। तो आप कहेंगे माध्यिका जो होता है वो 3 होते हैं, माध्यिका 3 होते हैं। देखिए एक यहाँ से जाएगा, सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु में टच होगा, और एक यहाँ से जाएगा, यहाँ टच होगा। ये 3 माध्यिका, एक त्रिभुज में 3 माध्यिका, एक त्रिभुज में 3 माध्यिका। ये तीनों माध्यिका कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी अलग अलग भी हो सकता है, और कभी कभी 2 बराबर भी हो सकता है। देखिए तीनों माध्यिका जहाँ पर मिला, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु जो है उसको कहते हैं केंद्रक, उसको कहते हैं केंद्रक। इसका और भी नाम है, केंद्रक का और भी नाम है, वह है गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्व केंद्र। इसको और भी एक नाम से पुकारा जाता है, मध्य केंद्र, मध्य केंद्र। इसका ये तीनों नाम है। देखिए क्या बोले, केंद्रक, केंद्रक किसको कहते हैं, तीनों माध्यिका, तीनों माध्यिकाओं का क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, तीनों माध्यिकाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे कहते हैं हम लोग केंद्रक। तीनों माध्यिकाओं का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं तीनों माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब देखिए बात रहा, ये जो केंद्रक है, क्या यह केंद्रक भी वृत्त त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के भीतर या फिर त्रिभुज पर होता है? कहेंगे नहीं, माध्यिका जो होता है वो हमेशा त्रिभुज के अभ्यंतर में होता है। देखिए माध्यिका जो होता है वो हमेशा केंद्रक जो होता है वो अभ्यंतर में होता है, अभ्यंतर में होता है, हमेशा जो होता है वो अभ्यंतर में होता है। कभी कभी क्या होता है, शीर्षलम जो होता है, कभी कभी तीनों शीर्षलम बराबर भी होता है, कभी अलग अलग होता है। तो फिर से वही ऐसे ही होगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों क्या होगा, तीनों बराबर होगा, तीनों माध्यिका क्या होगा, तीनों बराबर होगा, तीनों माध्यिका बराबर होगा। समद्विबाहु में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो 2 बराबर होगा, 2 बराबर होगा। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज में, तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज में एक भी बराबर नहीं होगा, एक भी बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं होगा। बस वही बात, तीनों का यही बात होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर, समद्विबाहु में 2 बराबर, और विषम बाहु में एक भी बराबर नहीं होगा। अब देखिए ये जो बिंदु है केंद्रक जो है अब एक बात है, माध्यिका और शीर्षलम कभी कभी एक ही होता है। समबाहु त्रिभुज में जो होता है माध्यिका और शीर्षलम एक ही होता है। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलम एक ही होता है, मतलब दोनों एक ही होता है। जो शीर्षलम, जिसको हम शीर्षलम बोलेंगे उसको माध्यिका बोलेंगे, जिसको माध्यिका बोलेंगे उसको शीर्षलम भी बोलेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलम एक ही होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जब बात कर रहे हैं तो एक बात और याद रखें कि समबाहु त्रिभुज में जो होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है, तीनों कोण बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, और बराबर ही नहीं बल्कि 60 डिग्री करके होता है
60 डिग्री करके होता है, तीनों कोण 60। अब देखिए हम आगे और गुण को देखते हैं। एक त्रिभुज जो होता है, उस त्रिभुज में हम समझते हैं शीर्ष और आधार। देखिए अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो बराबर भुजाओं का जो ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो हम इसको आधार बोलेंगे, जो बराबर भुजा नहीं है उसको आधार बोलेंगे। और ऐसे में जब उस शीर्ष से इस आधार पर लंब डाला जाता है, लंब डाला जाता है तो वह जो लंब होता है वह लंब, और अगर उसमें शीर्षलंब खींच तो दिए, अगर उसमें माध्यिका बनाएंगे तो ये माध्यिका और आधार शीर्षलंब जो है वो दोनों बराबर होगा, एक ही होगा। उसमें माध्यिका और शीर्षलंब एक ही होगा। ध्यान दें, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींचा गया माध्यिका ही शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब होता है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तो होता ही है, समबाहु त्रिभुज में हाँ शीर्ष लंब ही माध्यिका होता है। देखिए आधार किसको बोले, आधार इसमें किसको बोलता है, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार बोलता है जो असमानांतर भुजा रहता है। वो सॉरी असमानांतर नहीं, असमान भुजा। देखिए दोनों समान हो गया तो असमान भुजा ये हो गया। जो असमान भुजा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग असमान भुजा को, असमान भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार किस में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, इसमें कहते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हम खींचे, इसको मिटा देते हैं। एक त्रिभुज बनाए इस तरह से बड़ा करके। अब देखिए अगर हम इस भुजा को समविभाजित करते हैं, इस भुजा को समविभाजित करते हैं तो क्या करेंगे, हम प्रकार के सहायता से हम इसे आधा से अधिक लेकर के इधर काटेंगे, इधर काटेंगे, यहाँ से हम इधर काटेंगे, इधर काटेंगे। इस तरह से इसको हम मिलाते हैं। इसको जब हम मिलाते हैं इस तरह करके, ठीक है, इस तरह मिलेगा। फिर इसको करेंगे समविभाजित तो इस तरह मिलेगा। इसको करेंगे तो इस भुजा करेंगे तो इस तरह मिलेगा। ये तीनों जो शीर्षलंब है, देखिए तीनों शीर्षलंब कहेंगे, लंब समद्विभाजक कहेंगे। ये तीनों भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक है वो जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। इस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र। इसको बोलते हैं परिकेंद्र, सर्कुम सेंटर, सर्कुम सेंटर। अब देखिए परिकेंद्र किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तीनों भुजा का अगर लंब समद्विभाजक करेंगे, उसका जहाँ पर मिलेगा तीनों उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा वही उसका परिकेंद्र होगा। अब ये परिकेंद्र जो होता है वो परिकेंद्र कहाँ होता है, तो परिकेंद्र जो होता है, अब समझ लें, ये परिकेंद्र अगर हम बनाएंगे न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे तो वह अभ्यंतर में ही होगा, अभ्यंतर में होगा। अगर वह हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो वो कर्ण जो होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा,
कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। और अगर ये अधिक कोण त्रिभुज में हम लेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में, तो त्रिभुज के बाहर होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होगा? त्रिभुज के बाहर होगा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? अभ्यंतर में होगा। समकोण में कहाँ होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगा, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगा। अब देखिए, ये जो परिकेंद्र है, इस परिकेंद्र से हम एक वृत्त खींचते हैं। इस परिकेंद्र से हम एक वृत्त खींचेंगे। इस परिकेंद्र को हम केंद्र मान लेंगे और यहाँ से ये जो शीर्ष है, किसी एक शीर्ष को, ये शीर्ष ले, ये शीर्ष ले या ये शीर्ष ले, तीनों शीर्षों की दूरी जो होगा बराबर होगा। देखिए कहाँ से? तो परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी जो होगा, तीनों शीर्षों की दूरी क्या होगा? समान होगा, समान होगा। तीनों शीर्षों की दूरी जो होगा वह समान होगा। तो हम किसी भी एक शीर्ष को ऐसे प्रकार द्वारा नाप लेंगे, ऐसे कर घुमा देंगे। जब घुमाएंगे तो वृत्त बनेगा और ये वृत्त जो होगा इस तरह करके तीनों बिंदुओं को टच करते हुए निकल जाएगा, तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकल जाएगा। और जो इससे वृत्त बनेगा, इस वृत्त का नाम है परिवृत्त। परिवृत्त, इसका नाम है परिवृत्त। देखिए इसका नाम है परिवृत्त, याद रखेंगे, इस वृत्त का नाम है परिवृत्त। परिकेंद्र मालूम कर लें, परिकेंद्र मालूम करके और इसको केंद्र मान करके और इसको त्रिज्या मान लें। किसी एक शीर्ष के दूरी को आप त्रिज्या मान लें और चारों तरफ घुमा दें, बस यही जो बनेगा ये होगा परि। अब देखिए अगला गुण, हम लोग एक त्रिभुज को लिए, इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है, ये तीनों कोण को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। हम इस कोण को करेंगे समद्विभाजित, तो हमारा ये बना था। और कोण का जब समद्विभाजित किए तो उसका जो समद्विभाजक जहाँ मिला वो बन गया आपका क्या? अंतः केंद्र, इन सेंटर। अब इसमें देखिए खास क्या है, उसमें क्या था कि केंद्र से शीर्ष की दूरी बराबर था, लेकिन इससे क्या है, भुजा का जो दूरी है वो बराबर है, भुजा का दूरी बराबर है। देखिए आ गया अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ये तो समझ में आ गया। अब अगला है कि भुजा की दूरी समान होता है। भुजा जो होता है, भुजा अंतः केंद्र से क्या होता है? समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। अब देखिए आगे, अगर ये अंतः केंद्र हुआ तो देखिए परिकेंद्र से परिवृत्त खींचे थे, तो अंतः केंद्र से हम लोग अंतःवृत्त खींचेंगे। अंतःवृत्त कैसे खींचेंगे? हम यहाँ पर नोक को रखेंगे और यहाँ नोक को रखने के बाद हम किसी भी भुजा, इस भुजा को चाहे इस भुजा को चाहे इस भुजा को यहाँ पर हम टच करेंगे, ला करके सबसे नज़दीक का दूरी जो है लाएंगे, नापेंगे और ऐसे करके घुमा देंगे। तो घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये तीनों भुजाओं को टच करते हुए आपका निकल जाएगा ये वृत्त, तीनों भुजाओं को टच करते हुए वृत्त निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अंतःवृत्त जो है, देखो अंतःवृत्त, या अंतःवृत्त जो बनेगा कहाँ से बनेगा? अंतः केंद्र से खींचेंगे और त्रिज्या कितना लेंगे? भुजा की दूरी को लेंगे। अंतः केंद्र और भुजा के बीच की दूरी को लेंगे हम लोग त्रिज्या के रूप में। अब ये अंतः केंद्र जो होता है, देखिए अंतः केंद्र जो होता है वह अंतः केंद्र से भुजा की दूरी बराबर होता, तो लिख दिए यहाँ पर। अच्छा, अंतः केंद्र जो होता है तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, स्पर्श करते हुए जाता है। और हमारा परिवृत्त जो था, परिवृत्त वो क्या करता था? तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए, तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता था। देखिए परिवृत्त जो था वो तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए जाता था।
और अंतःवृत्त जो है वो तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है कि हमने परिकेंद्र पढ़ा, हमने अंतःकेंद्र पढ़ा, हम लोगों ने क्या लंब केंद्रक पढ़ा, फिर केंद्रक पढ़ा। हम लोगों ने ये चार चीज़ जो पढ़ा अलग अलग त्रिभुज में हम लोगों ने देखा। ध्यान रहे अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये सारा चीज़ जो है, चाहे वो केंद्रक है, चाहे वो लंब केंद्रक है, चाहे वो परिकेंद्र है, चाहे वो अंतःकेंद्र है, वो सारा एक ही होता है। समबाहु त्रिभुज में सारा चीज़ एक ही होता है। परिमाप निकालना है, परिमाप, तो क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को क्या कर देते हैं, को जोड़ देते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहीं कहीं हमें निकालने में थोड़ी असुविधा हो जाता है। यहाँ पर तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ था तो हम तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ आधार और ऊंचाई अगर हमें दिया हुआ नहीं रहे वहाँ हम क्या करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्या करता है, तीनों भुजा दिया हुआ रहता है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कभी कभी तीनों भुजा दे दिया जाता है। अब बोलता है निकालिए क्षेत्रफल। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का, हीरोन का फॉर्मूला में आता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस फॉर्मूला से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जहाँ S जो है वो क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है। जहाँ S जो है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। S को अर्ध परिमाप बोलता है। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, वो अर्ध परिमाप निकलेगा और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, हल कर देंगे, वो निकल जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, देखिए कहीं कहीं क्या होता है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या कहता है, निर्देशांक दिया हुआ रहता है, निर्देशांक दिया हुआ रहता है, निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, निर्देशांक। वैसे स्थिति में भी हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। उसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जब निर्देशांक दिया हुआ रहता है उस समय हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है उसको क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। और बाकी जो न्यून कोण का सामने का भुजा है, देखिए न्यून कोण का सम्मुख भुजा जो होगा वह लंब कहलाएगा, वह आपका लंब कहलाएगा। बाकी जो बचा वो आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। इसके बाद देखिए ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जो बचा वो आधार हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जो बचा वो क्या होगा, वह आधार हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों भुजा का हम लोग नामकरण करते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक बात है, कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। यानी इसमें हम एक बात कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि कभी भी इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। इसमें तीनों भुजा कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा इसमें तीनों भुजा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, हाँ ये दोनों बराबर हो सकता है, ये बड़ा है, ये कोई बराबर होगा ही नहीं। अब इसमें देखिए एक जो है, ये जो है देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलाकर क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
मतलब बाकी दोनों कोण जो होगा, शेष दोनों कोण जो होगा, शेष दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा, शेष दोनों को न्यून कोण होगा। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे बस यही लंब होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसमें क्या होता है, इसको कभी क्या क्या होता है, हमको कर्ण निकालना होता है। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने का पाइथागोरस फॉर्मूला है। कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है, हमें आधार निकालने के लिए दे देता है, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। और कभी लंब निकालने के लिए दे देगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम बहुत सारे, अभी और बाकी है, त्रिभुज का गुण बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यही मोटा मोटी हम 56 को पूरा कर दिए। इसी को अगर हम लिखेंगे तो 40 में ख़त्म कर सकते हैं। इसी को अगर जितना बात हम बताए उसी को अगर हम और थोड़ा लंबा चौड़ा करके करेंगे तो हम 70 पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम 56 इसलिए कहे क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा था, और 56 आपके सामने हमने लिखा गुण को। तो आशा करते हैं ये वाला एक ही वीडियो में इतना सारा गुण त्रिभुज का आपको मिलकर, आप जो पढ़ेंगे आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।